पहला, दर्शाइए कि दिक् कोसाइन ये और ये वाली तीन रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। तो हमें दर्शाना है कि यहाँ पर तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं और यहाँ पर ये हमारी पहली रेखा, यह दूसरी रेखा और यह तीसरी रेखा। तो हम इन्हें परस्पर लंबवत दर्शाने के लिए पहले पहली और दूसरी रेखा को लंबवत दर्शाएंगे, फिर दूसरी और तीसरी रेखा को लंबवत दर्शाएंगे, फिर पहली और तीसरी रेखा को लंबवत दर्शाएंगे। तो लंबवत दर्शाने के लिए हम इसमें A1 A2 धन B1 B2 धन C1 C2 बराबर 0 ज्ञात करना रहता है। लेकिन हम इसका तभी उपयोग कर सकते हैं जब हम इसमें दिक् अनुपात दिए हुए हों और यहाँ पर हम इसमें दिक् कोसाइन दिए हुआ है। इसीलिए L1 L2 धन M1 M2 धन N1 N2 बराबर 0 ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे पहली रेखा के दिक् कोसाइन बराबर 12/13 ऋण 3/13 और ऋण 4/13 और यहाँ पर यह L1 यह M1 और यह N1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना L1 बराबर 12/13, M1 बराबर ऋण 3/13 और N1 बराबर ऋण 4/13। इस तरह से दूसरी रेखा के दिक् कोसाइन बराबर 4/13 12/13 3/13। तो यहाँ पर L2 का मान आ जाएगा 4/13 तथा M2 बराबर 12/13 तथा N2 बराबर 3/13। तो अब तीसरी रेखा के दिक् कोसाइन वो है 3/13 ऋण 4/13 12/13। तो यहाँ पर L3 आ जाएगा 3/13 तथा M3 आ जाएगा ऋण 4/13 तथा N3 आ जाएगा 12/13। तो हम पहले इसमें पहली व दूसरी रेखा लंबवत है इसे दर्शाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे L1 L2 धन M1 N2 धन N1 N2। फिर यहाँ पर L1 का मान है 12/13, L2 का मान है 4/13 धन M1 का मान है ऋण 3/13, M2 का मान है 12/13 धन N1 का मान है ऋण 4/13, N2 का मान है 3/13। फिर यहाँ पर हम इनका और इनका आपस में गुणा करेंगे 48/169 फिर 12 का ऋण 3 में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 36/169 फिर 3 का ऋण 4 में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 12/169 फिर यहाँ पर इन सभी के हर समान है तो हम इसे लिख सकते हैं 48 ऋण यहाँ पर 36 ऋण यहाँ पर 12/169 फिर यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 48 फिर इससे कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0/169 फिर यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 0। तो यहाँ पर इसका मान 0 आया है तो इसका मतलब है कि पहली और दूसरी रेखा लंबवत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः पहली और दूसरी रेखा लंबवत है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि पहली और दूसरी रेखा लंबवत है। तो अब हम दूसरी और तीसरी रेखा लंबवत है उसे सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा L2 L3 धन M2 M3 धन N2 N3। फिर यहाँ पर इसका मान है 4/13 और इसका मान है 3/13 धन इसका मान है 12/13 और इसका मान है ऋण 4/13 धन इसका मान है 3/13 और इसका मान है 12/13। फिर यहाँ पर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12/169 फिर इनका करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 48/169 फिर इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन 36/169। फिर यहाँ पर इनके हर समान है तो हम इसे लिख सकते हैं 12 ऋण यहाँ पर 48 धन यहाँ पर 36 बटे यहाँ पर आ जाएगा 169। फिर हम 12 में 36 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 48 फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0/169 फिर हम 0 में इसका भाग देंगे तो भी इसका मान 0 ही होगा। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 0। तो यहाँ पर इसका मान 0 आया तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दूसरी और तीसरी रेखा लंबवत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः दूसरी और तीसरी रेखा लंबवत है। तो यहाँ पर दूसरी और तीसरी रेखा भी लंबवत है। तो अब हम सिद्ध करेंगे कि यहाँ पर पहली और तीसरी रेखा लंबवत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे L1 L3 धन M1 N3 धन N1 N3। तो यहाँ पर इसका मान है 12/13 इसका मान है 3/13 धन इसका मान है ऋण 3/13 और इसका मान है ऋण 4/13 धन इसका मान है ऋण 4/13 और इसका मान है 12/13। फिर यहाँ पर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36/169 फिर इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन 12/169 फिर इनका गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 48/169 फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 36 धन 12 ऋण 48/169 फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 48 ऋण 48/169 फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0/169 और 0/169 का मान भी 0 ही होता है। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 0। तो यहाँ पर इसका मान भी 0 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पहली और तीसरी रेखा भी लंबवत है। यहाँ पर पहली और दूसरी रेखा लंबवत है, दूसरी और तीसरी रेखा लंबवत है और पहली और तीसरी रेखा भी लंबवत है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तीनों रेखा परस्पर लंबवत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। दूसरा दर्शाइए कि बिंदुओं 1, ऋण 1, 2 और 3, 4, ऋण 2 से होकर जाने वाली रेखा
बिंदुओं 0,3,2 और 3,5,6 से जाने वाली रेखा पर लंब है। तो हम इसे दर्शाने कि इन बिंदु से होकर जाने वाली रेखा इन बिंदु से होकर जाने वाली रेखा पर लंब है। तो यहाँ पर हम इसे बिंदु ए, इसे बिंदु बी, इसे बिंदु पी और इसे बिंदु क्यू मानेंगे। और लंब दर्शाने के लिए पहले हम रेखा ए बी के दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे, फिर हम रेखा पी क्यू के दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे। फिर यदि A1 A2 धन B1 B2 धन C1 C2 बराबर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा पर लंब है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना A बराबर 1,1,2, B बराबर 3,4,2, P बराबर 0,3,2 और Q बराबर 3,5,6। तो पहले हम रेखा ए बी के दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे। तो होता है A1 बराबर x2 - x1, B1 बराबर y2 - y1 और C1 बराबर z2 - z1। या तो हम इसे x2 और इसे x1 या फिर इसे x2 और इसे x1 मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसे x2, इसे y2 और इसे z2 मानेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 1 बराबर 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4 ऋण यहाँ पर ऋण 1 बराबर ऋण का ऋण में गुणा तो इधर हो जाएगा, फिर हम 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर यहाँ पर ऋण 2 ऋण यहाँ पर 2 तो ये हो जाएगा ऋण 4। तो यहाँ पर ए बी रेखा के दिक् अनुपात है 2, 5 ऋण 4। तो अब हम पी क्यू रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे। A2 बराबर x2 - x1, B2 बराबर y2 - y1 और C2 बराबर z2 - z1। तो यहाँ पर हम इसे x2, इसे x1 या फिर इसे x2, इसे x1 मान सकते हैं, लेकिन हम इसे x2, इसे y2 और इसे z2 मानेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 0 बराबर 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 ऋण 3 बराबर 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 6 ऋण 2 बराबर 4। यहाँ पर पी क्यू रेखा के दिक् अनुपात है 3, 2, 4। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये रेखा इस रेखा पर लंब है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा A1 A2 धन B1 B2 धन C1 C2 और यदि इसका मान 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये रेखा इस रेखा पर लंब है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा में 3 धन यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणा 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 गुणा यहाँ पर 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 धन यहाँ पर 10 ऋण यहाँ पर 16, फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, तो यहाँ बराबर में आ जाएगा 0। तो यहाँ पर इसका मान 0 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों रेखाएं लंबवत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः दोनों रेखाएं लंबवत हैं। तीसरा दर्शाइए कि बिंदुओं 4,7,8, 2,3,4 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं ऋण 1, ऋण 2, 1 और 1,2,5 से जाने वाली रेखा के समांतर है। तो हम इसे दर्शाना है कि यहाँ पर इन बिंदु से होकर जाने वाली रेखा इन बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। तो ये दर्शाने के लिए यदि इसमें A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 तीनों का मान बराबर आ जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों रेखाएं समांतर है। तो इसमें हम सबसे पहले इसे बिंदु A, इसे बिंदु B, इसे बिंदु P और इसे बिंदु Q मानेंगे। फिर हम इन दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना A बराबर 4,7,8, B बराबर 2,3,4, P बराबर ऋण 1, ऋण 2, 1 और Q बराबर 1,2,5। तो हम इस रेखा के मतलब ए बी रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे। मतलब हम इसमें A1 का मान ज्ञात करेंगे जो होता है x2 - x1, फिर B1 का मान ज्ञात करेंगे जो होता है y2 - y1 और C1 का मान ज्ञात करेंगे जो होता है z2 - z1। और यहाँ पर यह x2, यह x1, यह y2, यह y1 और यहाँ पर यह z2 और यह z1। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण यहाँ पर 4, तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा ऋण 2। फिर इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण यहाँ पर 7 और इसका मान आ जाएगा ऋण 4। फिर यहाँ पर आ जाएगा 4 ऋण यहाँ पर 8, फिर इसका मान भी आ जाएगा ऋण 4। तो यहाँ पर हमने ए बी रेखा के दिक् अनुपात तो ज्ञात कर लिए हैं। तो अब हम पी क्यू रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर भी आ जाएगा A2 बराबर x2 - x1, B2 बराबर y2 - y1 और C2 बराबर z2 - z1 और यहाँ पर यह x2, यह x1, यह y2, यह y1 और यहाँ पर यह z2 और यह z1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो इधर हो जाएगा, फिर हम 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण यहाँ पर ऋण 2 और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 5 ऋण यहाँ पर 1 और इसका मान होता है 4। तो पहले हम इसमें A1 अपान A2 देखते हैं। तो यहाँ पर यह है A1 और यह है A2, तो हम इसमें इसका भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा ऋण 1। इस तरह से हम यहाँ पर B1 अपान B2 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4/4, फिर इससे कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 और यहाँ पर C1 अपान C2 ये है ऋण 4/4, फिर इससे कट जाएगा तो यहाँ पर इसका भी मान आ जाएगा ऋण 1।
तो यहाँ पर A1/A2 का मान आया है ऋण 1, B1/B2 का मान आया है ऋण 1 और C1/C2 का मान आया है ऋण 1। तो यहाँ पर इन तीनों का मान बराबर आया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों का मान ऋण 1 है, अतः दोनों रेखाएं समांतर है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर ये दोनों रेखाएं समांतर है। 4 बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i धन 2j ऋण 2k के समांतर है। तो हमें इसमें इस बिंदु से गुजरने वाले व इस सदिश के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो हमें इसमें यह रेखा किस बिंदु से गुजर रहा है वह किस सदिश के समांतर इसे दिया हुआ है, तो इसकी सहायता से हम रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो इसका सूत्र होता है सदिश r बराबर सदिश a धन लेमडा सदिश b। तो हम इसकी सहायता से सदिश a ज्ञात करेंगे और यहाँ पर ये है हमारा सदिश b। तो हम लिखेंगे यहाँ x1, y1, z1 बराबर है 1, 2, 3। तो यहाँ पर सदिश a आ जाएगा i धन 2j धन 3k और यहाँ पर सदिश b है 3i धन 2j ऋण 2k। तो अब रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे जिसका सूत्र होता है सदिश r बराबर सदिश a धन लेमडा सदिश b। तो यहाँ से सदिश r बराबर हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा i धन 2j धन 3k धन लेमडा। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 3i धन 2j ऋण 2k। तो यहाँ पर इस बिंदु से गुजरने वाले व इस सदिश के समांतर रेखा का समीकरण आया है सदिश r बराबर i धन 2j धन 3k धन लेमडा गुणा में 3i धन 2j ऋण 2k। 5 बिंदु जिसकी स्थिति सदिश 2i ऋण j धन 4k से गुजरने व सदिश i धन 2j ऋण k की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें बिंदु जिसकी स्थिति सदिश ये है से गुजरने वाले व इस सदिश की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात करना है। तो हम इसे सदिश a और इसे सदिश b मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ सदिश a बराबर 2i ऋण j धन 4k और सदिश b बराबर i धन 2j ऋण k। तो हम रेखा का सदिश समीकरण याद करेंगे जो होता है सदिश r बराबर सदिश a धन लेमडा गुणा सदिश b। तो यहाँ से सदिश r बराबर हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 2i ऋण j धन 4k धन लेमडा। फिर हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ से गुणा में आ जाएगा i धन 2j ऋण k। तो यहाँ पर हमने रेखा का सदिश रूप में समीकरण तो याद कर लिया। तो अब हम कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण याद करेंगे जिसका सूत्र होता है x - x1 बटे a बराबर y - y1 बटे b बराबर z - z1 बटे c। तो हम इसमें x1, y1, z1 और a, b, c के मान चाहिए। तो यहाँ पर x1, y1, z1 होते हैं सदिश a के घटक। तो यहाँ पर x1, y1, z1 बराबर आ जाएगा 2, ऋण 1, 4 और a, b, c होते हैं सदिश b के घटक। तो यहाँ पर a, b, c बराबर आ जाएगा 1, 2, ऋण 1। तो यहाँ पर हम इसमें इनके मान को रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर x ऋण 2 बटे यहाँ पर a का मान है 1 बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा y ऋण यहाँ पर ऋण 1 फिर ऋण का ऋण में गुणा तो ये धन हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा y धन 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y धन 1 बटे यहाँ पर b का मान है 2 फिर यहाँ पर आ जाएगा z ऋण यहाँ पर 4 बटे यहाँ पर c का मान है ऋण 1। तो यहाँ पर रेखा का सदिश समीकरण है सदिश r बराबर 2i ऋण j धन 4k धन लेमडा गुणा i धन 2j ऋण k और कार्तीय समीकरण है x ऋण 2 बटे 1 बराबर y धन 1 बटे 2 बराबर z ऋण 4 बटे ऋण 1। 6 उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु ऋण 2, 4, ऋण 5 से जाती है और x धन 3 बटे 3 बराबर y ऋण 4 बटे 5 बराबर z धन 8 बटे 6 के समांतर है। तो इसे उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है जो इस बिंदु से जाती है और इसके समांतर है। जहाँ पर ये रेखा इस बिंदु से जाती है तो यहाँ पर ये हमारा x1, यह y1 और यह z1। यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ x1, y1, z1 बराबर ऋण 2, 4, ऋण 5। तो अब हम इसमें a, b और c के मान ज्ञात करेंगे, मतलब हम इसमें सदिश b के द्विघन पद चाहिए और यहाँ पर रेखा इसके समांतर है तो हम इसकी सहायता से सदिश b के द्विघन पद ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ रेखा इसके समांतर है तो हम इसमें जिस रेखा के द्विघन पद चाहिए वो इसके समांतर है और इस रेखा के द्विघन पद वही होंगे जो इसके द्विघन पद है। तो यहाँ पर ABC बराबर और यहाँ पर इसके द्विघन पद है 3, 5, 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 5, 6। तो हम रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करेंगे जो होता है x - x1 बटे a बराबर y - y1 बटे b बराबर z - z1 बटे c। तो यहाँ पर x1 है ये, y1 है ये और z1 है ये तथा यह a, यह b और यह c। तो यहाँ पर आ जाएगा x ऋण यहाँ पर ऋण 2 फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा x धन 2। तो हम लिखेंगे x धन 2 बटे यहाँ पर a का मान है 3 बराबर यहाँ पर आ जाएगा y ऋण यहाँ पर 4 बटे यहाँ पर b का मान है 5 फिर यहाँ पर बराबर यहाँ पर आ जाएगा z ऋण
यहाँ पर ऋण 5, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा z धन 5। तो यहाँ पर लिखेंगे z धन यहाँ पर 5 बटे c का मान है 6। तो यहाँ पर इस बिंदु से जाने वाली वह इसके समांतर रेखा कार्तीय समीकरण है x धन 2/3 बराबर y ऋण 4/5 बराबर z धन 5/6। साथ एक रेखा कार्तीय समीकरण ये है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें रेखा का कार्तीय समीकरण दिया हुआ है, तो हम इसमें इसकी सहायता से रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसकी तुलना x माइनस x1/a बराबर y माइनस y1/b बराबर z माइनस z1/c से करेंगे। तो यहाँ पर x1 y1 z1, तो यहाँ पर x1 का मान है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। यहाँ पर ऋण चिन्ह है लेकिन यहाँ पर धन चिन्ह है, तो यहाँ पर y1 का मान हो जाएगा ऋण 4, क्योंकि जब हम यहाँ पर ऋण 4 रखेंगे तो ऋण का ऋण में गुणा होगा तो ये धन हो जाएगा। तो यहाँ पर y1 का मान आ जाएगा ऋण 4 और यहाँ पर z1 का मान है 6, तब a b c। तो यहाँ पर a का मान है 3, b का मान है 7 और c का मान है 2। तो हम इसमें x1 y1 z1 के मान मिल गए और a b c के भी मान मिल गए हैं। तो हम रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करेंगे, जो होता है सदिश r बराबर सदिश a धन लैम्डा सदिश b। तो यहाँ सदिश r बराबर, यहाँ पर सदिश a के घटक हैं x1 y1 z1 और सदिश b के घटक हैं a b c। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर i कैप, फिर ऋण 4, यहाँ पर j कैप, धन 6, यहाँ पर k कैप, धन लैम्डा, यहाँ पर 3 i कैप, धन 7, यहाँ पर j कैप, धन यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर k कैप। तो यहाँ पर रेखा का सदिश समीकरण है सदिश r बराबर 5 i कैप ऋण 4 j कैप धन 6 k कैप धन लैम्डा 3 i कैप धन 7 j कैप धन 2 k कैप। 8 निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें इन दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है, मतलब हमें इसमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम इसे हल करेंगे और यहाँ पर ये है हमारा सदिश b1, तो यहाँ पर लिखेंगे सदिश b1 बराबर 3 i कैप धन 2 j कैप धन 6 k कैप। और यहाँ पर ये है हमारा सदिश b2, तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश b2 बराबर i कैप धन 2 j कैप धन 2 k कैप। तो हम इनके बीच का कोण ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा बराबर मॉड सदिश b1 डॉट सदिश b2 बटे सदिश b1 का परिमाण गुणा सदिश b2 का परिमाण। तो यहाँ कॉस थीटा बराबर मॉड, पहले हम इसका मान ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 धन यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा 12 बटे हम सदिश b1 का परिमाण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का वर्ग धन यहाँ पर 2 का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा 6 का वर्ग, फिर ये हो जाएगा करनी 9 धन 4 धन यहाँ पर 36, फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 49, फिर इसका परिमाण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 1 का वर्ग होता है 1 धन 2 का वर्ग 4 धन 2 का वर्ग होता है 4, फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 9। फिर यहाँ पर हम कॉस को इस तरफ ले जाएंगे तो थीटा बराबर यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स, फिर यहाँ पर आ जाएगा 19 बटे इसका मान होता है 7 और इसका मान होता है 3, तो हम 7 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21। तो यहाँ पर इनके बीच का कोण आया है थीटा बराबर कॉस इनवर्स 19 बटे 21। तो अब हम इसे हल करेंगे और यहाँ पर यह है सदिश b1, तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश b1 बराबर i कैप ऋण j कैप ऋण 2 k कैप, और यहाँ पर यह है सदिश b2, तो यहाँ पर सदिश b2 बराबर आ जाएगा 3 i कैप ऋण 5 j कैप ऋण 4 k कैप। तो हम इनके बीच का कोण ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा बराबर मॉड सदिश b1 डॉट सदिश b2 बटे सदिश b1 का परिमाण गुणा सदिश b2 का परिमाण, फिर यहाँ पर कॉस थीटा बराबर मॉड हम इसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 धन यहाँ पर आ जाएगा 5 धन यहाँ पर 8 बटे हम इसका परिमाण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी यहाँ पर 1 का वर्ग धन यहाँ पर ऋण 1 का वर्ग धन यहाँ पर ऋण 2 का वर्ग, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा करनी 1 धन 1 धन 4, फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 6। हम इसका परिमाण ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 3 का वर्ग होता है 9 धन ऋण 5 का वर्ग होता है 25 धन ऋण 4 का वर्ग होता है 16, फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 50। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 बटे हम इसे लिख सकते हैं करनी 6 गुणा 50, फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 300। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर 16 बटे हम इसे लिख सकते हैं करनी 3 गुणा यहाँ पर 100, फिर यहाँ से कॉस थीटा बराबर 16 बटे हम 100 को लिख सकते हैं 10 का वर्ग, और यहाँ पर 10 का वर्ग है इसलिए 10 करनी से बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर यहाँ पर करनी 3
फिर यहाँ पर 2×5 = 10, 2×8 = 16। फिर यहाँ पर हम कॉस को इस तरफ ले जाएंगे तो थीटा बराबर आ जाए कॉस इनवर्स 8/5 करनी 3। तो यहाँ पर इनके बीच का कोण आया है थीटा बराबर कॉस इनवर्स 8/5 करनी 3। 9 निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें इसके व इसके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो पहले हम इसे हल करेंगे और यहाँ पर हम इसकी तुलना x - x1/a1 y - y1/b1 और z - z1/c1 से करेंगे और हम इसकी तुलना x - x2/a2 y - y2/b2 z - z2/c2 से कर सकते हैं। जहाँ पर यह हमारा a1, यह b1, यह c1 और यह a2, यह b2 और यह c2। तो यहाँ पर आ जाएगा a1 b1 c1 बराबर 2,5, 3 और a2 b2 c2 बराबर 1, 8, 4। तो हम इनके बीच का कोण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा बराबर मॉड। यहाँ पर आ जाएगा a1 a2 धन b1 b2 धन c1 c2 बटे यहाँ पर आ जाएगा करनी a1 का वर्ग धन b1 का वर्ग धन c1 का वर्ग। फिर यहाँ पर करनी a2 का वर्ग धन b2 का वर्ग धन c2 का वर्ग। तो यहाँ cos थीटा बराबर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 धन यहाँ पर आ जाएगा 40 ऋण यहाँ पर आ जाएगा 12 बटे हम इनका वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 2 का वर्ग 4 धन 5 का वर्ग 25 धन ऋण 3 का वर्ग हो जाएगा 9। फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 38। फिर हम इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी ऋण 1 का वर्ग हो जाएगा 1 धन 8 का वर्ग हो जाएगा 64 धन 4 का वर्ग हो जाएगा 16। फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 81। फिर यहाँ पर हम कॉस को इस तरफ ले जाएंगे तो थीटा बराबर यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स हम ऋण 12 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 14। फिर हम 40 में 14 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26 बटे करनी 81 का मान होता है 9। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 38। तो यहाँ पर इनके बीच का कोण आया थीटा बराबर कॉस इनवर्स 26/9 करनी 38। तो अब हम इसे हल करेंगे और यहाँ पर यह a1, यह b1 और यह c1 और यहाँ पर यह a2, यह b2 और यह c2। तो हम लिखेंगे यहाँ a1 b1 c1 बराबर 2,2,1 और a2 b2 c2 बराबर 4,1,8। तो हम इनके बीच का कोण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा बराबर मॉड यहाँ पर a1 a2 धन b1 b2 धन c1 c2 बटे यहाँ पर आ जाएगा करनी a1 का वर्ग धन b1 का वर्ग धन c1 का वर्ग। फिर यहाँ पर करनी a2 का वर्ग धन b2 का वर्ग धन c2 का वर्ग। तो यहाँ पर cos थीटा बराबर हम इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 धन यहाँ पर आ जाएगा 2 धन यहाँ पर 8 बटे हम इनका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 2 का वर्ग 4 धन 2 का वर्ग 4 धन 1 का वर्ग हो जाएगा 1। फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 9। फिर हम इनका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 4 का वर्ग 16 धन 1 का वर्ग 1 धन 8 का वर्ग हो जाएगा 64। फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 81। तो यहाँ cos थीटा बराबर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18 बटे करनी 9 का मान होता है 3 और करनी 81 का मान होता है 9। फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27। फिर 9 दूनी 18 9 तिया 27। हम cos को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ थीटा बराबर यहाँ पर आ जाएगा cos इनवर्स यहाँ पर 2/3। तो यहाँ पर इन रेखाओं के बीच का कोण आया है थीटा बराबर cos इनवर्स 26/9 करनी 38 और इनके बीच का कोण आया है थीटा बराबर cos इनवर्स 2/3। 10 पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं ये और ये परस्पर लंब हो। तो हम इसमें पी का मान ज्ञात करना है और लंब होने के लिए यदि इसमें a1 a2 धन b1 b2 धन c1 c2 बराबर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों रेखाएं लंब है। तो यहाँ पर a1 का मान क्या होगा? आप बोलोगे कि यहाँ पर a1 का मान है 3, लेकिन यहाँ पर a1 का मान 3 नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1 ऋण x है और यहाँ पर x ऋण 1 होना चाहिए। तो इसे x ऋण 1 बनाने के लिए हम इसमें ऋण का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x ऋण 1 बटे ये 3 हो जाएगा ऋण 3। तो यहाँ पर a1 का मान है ऋण 3। इसी तरह से b1, तो आप बोलोगे यहाँ पर b1 का मान है 2p, लेकिन यहाँ पर b1 का मान 2p नहीं है क्योंकि यहाँ पर 7y है और यहाँ पर केवल y होना चाहिए, इसीलिए हम अंश और हर में 7 से भाग देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y ऋण 2 बटे यहाँ पर आ जाएगा 2p बटे 7। तो यहाँ पर b1 का मान है 2p बटे 7 और यहाँ पर ये सही है, इसीलिए यहाँ पर c1 का मान है 2। तो इसी तरह से पहले हम इन्हें सही रूप में लाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है 1 ऋण x बटे 3 बराबर 7y ऋण 14 बटे 2p बराबर z ऋण 3 बटे 2 और यहाँ पर 7 ऋण 7x बटे 3p बराबर y ऋण 5 बटे 1 बराबर 6 ऋण z बटे 5। तो पहले हम इन्हें सही रूप में लिखेंगे। तो इसे x ऋण 1 बनाने के लिए हम इसमें ऋण का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x ऋण 1 बटे यहाँ पर ऋण 3 बराबर हम इस 7 को हटाने के लिए इसके अंश और हर में 7 से भाग देंगे।
तो यहाँ पर आ जाएगा वाई ऋण यहाँ पर 2 बटे यहाँ पर आ जाएगा 2p बटे 7 और यहाँ पर ऐसे रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा जेड ऋण 3 बटे 2 और यहाँ पर 7 ऋण 7x है। तो x को यहाँ पर लाने के लिए पहले हम इसमें से ऋण को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण यहाँ पर 7x ऋण 7 और यहाँ पर 7x है लेकिन यहाँ पर केवल x होना चाहिए तो उसके लिए हम अंश और हर में 7 से भाग देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x ऋण 1 बटे यहाँ पर ऋण यहाँ पर आ जाएगा 3p बटे 7 और यहाँ पर ये ऐसे रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा y ऋण 5 बटे 1 और यहाँ पर 6 ऋण z है लेकिन यहाँ पर z ऋण 6 होना चाहिए तो उसके लिए हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा z ऋण 6 बटे यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5 और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 1 और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर a1 b1 c1 बराबर यहाँ पर a1 है ये b1 है ये और c1 है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 2p बटे 7 2 फिर यहाँ पर a2 b2 c2 बराबर तो यहाँ पर a2 है ये b2 है ये और c2 है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3p बटे 7 1 ऋण 5। तो हम p का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि ये दोनों रेखा परस्पर लंबवत है तो यहाँ पर a1 a2 धन b1 b2 धन c1 c2 बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर हम इसका इसमें गुणा करेंगे इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो पहले इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9p बटे यहाँ पर 7 फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2p बटे यहाँ पर 7 ऋण यहाँ पर 10 बराबर आ जाएगा 0। फिर यहाँ पर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11p बटे 7 फिर ऋण 10 को इस तरफ तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 10। फिर यहाँ पर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो पलट जाएगा तो यहाँ पर p बराबर आ जाएगा 10 गुणा 7 बटे 11 फिर हम 10 का 7 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 70 बटे यहाँ पर 11। तो यहाँ पर p का मान आया है 70 बटे 11 दिखाइए कि रेखाएं ये और ये परस्पर लंब है। तो हमें इसमें दिखाना है कि यहाँ पर ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं और दो रेखाएं लंबवत तभी होते हैं जब a1 a2 धन b1 b2 धन c1 c2 का मान 0 आता है। मतलब हमें इसमें a1 a2 धन b1 b2 धन c1 c2 बराबर 0 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है x ऋण 5 बटे 7 बराबर y धन 2 बटे ऋण 5 बराबर z बटे 1 और x बटे 1 बराबर y बटे 2 बराबर z बटे 3। तो यहाँ पर a1 है ये b1 है ये c1 है ये और a2 है ये b2 है ये c2 है ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1 b1 c1 बराबर 7 ऋण 5 1 और a2 b2 c2 बराबर 1 2 3। तो अब हम a1 a2 धन b1 b2 धन c1 c2 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 ऋण यहाँ पर 10 धन यहाँ पर आ जाएगा 3 फिर हम 7 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 ऋण यहाँ पर 10 फिर यहाँ पर हम इसमें इसे घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 0। तो यहाँ पर इसका मान 0 आ गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। 12 रेखाओं सदिश r बराबर ये और सदिश r बराबर ये के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ज्ञात करना है और दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हम इन्हें किसी भी तरह से एक जैसा बना सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम इन्हें किसी भी तरह से एक जैसा नहीं बना सकते इसीलिए यहाँ पर ये हमारा सदिश b1 और ये सदिश b2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सदिश b1 बराबर i कैप ऋण j कैप धन k कैप और सदिश b2 बराबर 2i कैप धन j कैप धन 2k कैप। फिर यहाँ पर ये है हमारा सदिश a1 और ये है सदिश a2। तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश a1 बराबर i कैप धन 2j कैप धन k कैप और सदिश a2 बराबर 2i कैप ऋण j कैप ऋण k कैप। तो दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी याद करने के लिए हमें इसमें सदिश b1 क्रॉस सदिश b2 की आवश्यकता होती है। तो पहले हम इसे ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश b1 क्रॉस सदिश b2 बराबर मॉड यहाँ पर आ जाएगा i कैप j कैप k कैप। तो हम यहाँ पर i कैप j कैप k कैप के गुणांक को लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 1 1। फिर हम यहाँ पर इनके गुणांकों को लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 2। फिर यहाँ पर हम इसका रो1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा i कैप यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 ऋण यहाँ पर 1 फिर हम ऋण 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 ऋण यहाँ पर j कैप फिर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 2 फिर हम 2 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन यहाँ पर आ जाएगा k कैप फिर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण
यहाँ पर ऋण 2, फिर हम ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन 2, फिर हम 1 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा ऋण 3 यहाँ पर आई कैप, और यहाँ पर यह हो जाएगा ऋण 0 जे कैप, और अगर हम इसे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। और यहाँ पर है धन 3 यहाँ पर के कैप। तो यहाँ पर अब हम इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है मॉड सदिश b1 क्रॉस सदिश b2 डॉट सदिश a2 माइनस सदिश a1 बटे सदिश b1 क्रॉस सदिश b2 का परिमाण। तो यहाँ से बराबर मॉड हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 आई कैप धन 3 के कैप डॉट हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसमें इसे घटाएंगे, तो हम 2 आई कैप में आई कैप घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप, फिर हम ऋण जे कैप में 2 जे कैप घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 यहाँ पर जे कैप, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2, फिर यहाँ पर के कैप हम इसे ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी। हम इनके गुणांकों को वर्ग में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा 3 का वर्ग बराबर मॉड हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हम आई कैप के गुणांक के साथ गुणा करेंगे और यहाँ पर इसका गुणांक 1 तो हम 1 का ऋण 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3, और यहाँ पर है धन 0 जे कैप, तो हम जे कैप के गुणांक के साथ गुणा करेंगे और यहाँ पर जे कैप का गुणांक ऋण 3 और यहाँ पर जे कैप का गुणांक 0, तो हम 0 में ऋण 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 0, और हम 0 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर हम 3 का ऋण 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6 बटे करनी हम इनका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 धन यहाँ पर 9, तो यहाँ से बराबर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 9 बटे हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 18, और मॉड ऋणात्मक मान को धनात्मक बना देता है, इसलिए यहाँ पर ये ऋण हट जाएगा तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 9 बटे यहाँ पर आ जाएगा करनी 18। हम यहाँ पर 18 को 9 गुणा 2 लिख सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 9 बटे करनी यहाँ पर 9 गुणा 2, फिर यहाँ पर 9 बटे करनी जब 9 के ऊपर आएगा तो उसका मान हो जाएगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और करनी जब 2 पर आएगा तो इसका मान हो जाएगा करनी 2, फिर 3 एकम 3 3 3 9, तो यहाँ पर बचा 3 बटे करनी 2, और हम इस करनी 2 को हटाने के लिए इसके अनुसार हर में करनी 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा करनी 2 बटे हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर उन दो रेखाओं के बीच की दूरी है 3 करनी 2 बटे 2। 13 रेखाओं इनके और इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, तो हम इसमें इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ज्ञात करना है, और यहाँ पर ये रेखाएं कार्तीय रूप में है तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का सूत्र अलग होता है। तो हमें इसमें x1 y1 z1 x2 y2 z2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी आवश्यकता होती है, तो पहले हम उसे ज्ञात करेंगे। तो जब हम इनकी तुलना x माइनस x1 बटे a1 y माइनस y1 बटे b1 z माइनस z1 बटे c1 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x ऋण x1 का मान हो जाएगा ऋण 1, क्योंकि जब हम ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तभी यहाँ पर धन आएगा। तो यहाँ पर x1 का मान है ऋण 1, इसी तरह से y1 का मान हो जाएगा ऋण 1 और z1 का मान भी ऋण 1 है, और यहाँ पर a1 है ये, b1 है, c1 है ये। इसी तरह से यहाँ पर x2 है 3, y2 है 5 और z2 है 7 और a2 है ये, b2 है ये, c2 है ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है x धन 1 बटे 7 बराबर y धन 1 बटे ऋण 6 बराबर z धन 1 बटे 1 और x ऋण 3 बटे 1 बराबर y ऋण 5 बटे ऋण 2 बराबर z ऋण 7 बटे 1। तो हम x1 y1 z1 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर x1 है ऋण 1, y1 है ऋण 1 और z1 भी ऋण 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1। अब हम x2 y2 z2 ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर x2 है ये, y2 है ये और z2 है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 5, 7। अब हम a1 b1 c1 का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर a1 है ये, b1 है ये, c1 है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, ऋण 6, 1। अब a2 b2 c2 ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर a2 है ये, b2 है ये, c2 है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ऋण 2, 1। फिर यहाँ पर तो हम इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा सारणिक। हम यहाँ पर लिखेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर यहाँ पर आ जाएगा a1 b1 c1 और यहाँ पर a2 b2 c2, फिर बटे करनी, फिर यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा b1 c2 ऋण c1 b2 पूरे का वर्ग धन, फिर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a1 c2 ऋण c1 a2 पूरे का वर्ग धन, फिर यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा a1 b2 ऋण b1 a2 पूरे का वर्ग। तो यहाँ से बराबर सारणिक हम इन्हें ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम इसमें इसे घटाएंगे, इसमें इसे घटाएंगे और इसमें इसे घटाएंगे। तो पहले हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण यहाँ पर ऋण 1, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो ये धन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 धन 1, फिर इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर 5 ऋण यहाँ पर ऋण 1, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो ये धन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 धन यहाँ पर 1, फिर इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 धन यहाँ पर 1, फिर हम यहाँ पर इनके मान रखेंगे जो ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 ऋण 6 1,
फिर हम इनके मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 2 1। फिर यहाँ पर करनी हम इनका मान ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए पहले हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6 ऋण, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो ये धन हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6 धन, यहाँ पर 2 पूरे का वर्ग धन, हम इसे ज्ञात करेंगे, तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, ऋण इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 ऋण 1 पूरे का वर्ग धन, फिर इसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 14 ऋण, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6, फिर ऋण का ऋण में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण यहाँ पर 14 धन, यहाँ पर 6 पूरे का वर्ग, तो यहाँ से बराबर सारणिक हम इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, इसे जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 6, और इसे जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 6 8, फिर 7 ऋण 6 1, फिर 1 ऋण 2 1 बटे करनी, यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा ऋण 8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऋण 4 का वर्ग धन, यहाँ पर आ जाएगा 6 का वर्ग धन, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 8 का वर्ग। टर्म्स बराबर हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6 ऋण, यहाँ पर ऋण 2, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6 धन 2, फिर हम ऋण 6 में 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 ऋण, यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 ऋण 1, फिर हम 7 में 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 धन, यहाँ पर आ जाएगा 8, फिर यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 14 ऋण, यहाँ पर ऋण 6, फिर हम ऋण का ऋण में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ऋण 14 धन 6, फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 8 बटे करनी, इनका वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 धन, यहाँ पर आ जाएगा 36 धन, यहाँ पर आ जाएगा 64, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 16 ऋण, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा ऋण 64, फिर यहाँ पर इसका मान हो जाएगा ऋण 116 बटे, हम इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 116, फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 116, तो यहाँ बचा ऋण करनी 116, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण, फिर यहाँ पर करनी 116, और हम इसे लिख सकते हैं 4 गुणा 29, और 4 होता है 2 का वर्ग, इसलिए ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा करनी 29, तो यहाँ पर दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का मान ऋणात्मक आ रहा है, और चूंकि दूरी सदैव धनात्मक होती है, तो यहाँ पर इसका मान ऋण 2 करनी 29 ना होकर 2 करनी 29 होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा करनी 29, तो यहाँ पर दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी है 2 करनी 29। 14 रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। सदिश r बराबर ये और सदिश r बराबर ये, तो हमें इसमें इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ज्ञात करना है। और जब भी हम दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर हम इन दोनों को किसी भी तरह से एक जैसा बना सकते हैं फिर नहीं, तो यहाँ पर हम इन दोनों को किसी भी तरह से एक जैसा नहीं बना सकते, इसीलिए यहाँ पर ये हमारा सदिश b1, ये है सदिश b2, और यहाँ पर ये हमारा सदिश a1 और यहाँ पर ये है सदिश a2। तो हम लिखेंगे यहाँ सदिश b1 बराबर i कैप ऋण 3j कैप धन 2k कैप, और सदिश b2 बराबर 2i कैप धन 3j कैप धन k कैप। फिर यहाँ पर सदिश a1 बराबर i कैप धन 2j कैप धन 3k कैप, और सदिश a2 बराबर 4i कैप धन 5j कैप धन 6k कैप। तो जब हम दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करते हैं तो हम इसमें सदिश b1 क्रॉस सदिश b2 की आवश्यकता होती है। तो पहले हम इसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश b1 क्रॉस सदिश b2 बराबर सारणिक, यहाँ पर आ जाएगा i कैप j कैप k कैप। फिर हम यहाँ पर सदिश b1 के घटक को लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 3 2। फिर हम यहाँ पर इनके घटक को लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 1। फिर यहाँ पर हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे, तो पहले हम इसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा i कैप, फिर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 ऋण, यहाँ पर 6, फिर हम ऋण 3 में 6 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 9 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा j कैप, तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 4, फिर हम 1 में 4 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 धन, यहाँ पर आ जाएगा k कैप, फिर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण, यहाँ पर ऋण 6, फिर हम ऋण का ऋण में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3
धन 6, फिर 3 में हम 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 9 i कैप धन 3 j कैप धन 9 k कैप। तो हम दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है मॉड सदिश b1 क्रॉस सदिश b2 डॉट सदिश a2 माइनस सदिश a1 बटे सदिश b1 क्रॉस सदिश b2 का परिमाण। तो यहाँ पर मॉड हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे जो ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 9 i कैप धन 3 j कैप धन 9 k कैप डॉट हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसमें इसे घटाएंगे, तो पहले हम 4 i कैप में i कैप घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 i कैप, फिर हम इसमें इसे और इसमें इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 3 j कैप धन 3 k कैप। फिर हम सदिश b1 क्रॉस सदिश b2 का परिमाण ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी, हम i कैप j कैप k कैप के गुणांक को वर्ग में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 9 का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा 3 का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा 9 का वर्ग। फिर यहाँ पर मॉड हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हम ऋण 9 का 3 में गुणा करेंगे, फिर 3 का 3 में, फिर 9 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 27 धन यहाँ पर आ जाएगा 9 धन यहाँ पर आ जाएगा 27, फिर बटे में करनी, यहाँ पर हम इनका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 81 धन यहाँ पर 9 धन यहाँ पर आ जाएगा 81, फिर इससे ये कट जाएगा, फिर यहाँ से बराबर मॉड यहाँ पर बचा है 9 तो यहाँ पर आ जाएगा 9, फिर बटे में करनी, हम इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, फिर यहाँ पर आ जाएगा 9 धन यहाँ पर 1 धन यहाँ पर आ जाएगा 9, तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा मॉड 9 बटे, जब करनी 9 के ऊपर आएगा तो उसका मान हो जाएगा 3, फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 19, और जब करनी 19 पर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 19, फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो बचा 3 बटे करनी 19, और मॉड ऋणात्मक मान को धनात्मक बनाता है, लेकिन यहाँ पर यह धनात्मक है तो ये ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बटे यहाँ पर आ जाएगा करनी 19। तो यहाँ पर दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी है 3 बटे करनी 19। 15 रेखाएं जिनकी सदिश समीकरण निम्नलिखित है के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सदिश r बराबर ये और सदिश r बराबर ये है, तो हम इसमें इनके बीच की न्यूनतम दूरी को ज्ञात करना है। तो हमने अभी तक जितने भी समीकरण देखे थे वो सदिश r बराबर सदिश a धन लेमडा यहाँ पर सदिश b के रूप में था, और यहाँ पर लेमडा कांस्टेंट है तो लेमडा की जगह में यहाँ पर कुछ भी सकता है, जैसे इसमें लेमडा की जगह में है t। तो पहले हम इसे सदिश r बराबर सदिश a धन t सदिश b के रूप में बदलेंगे, और इसे सदिश r बराबर सदिश a धन s यहाँ पर सदिश b के रूप में बदलेंगे। तो हम लिखेंगे दिया है सदिश r बराबर 1 ऋण t i कैप धन t ऋण 2 j कैप धन 3 ऋण 2 t k कैप। फिर यहाँ सदिश r बराबर हम i कैप का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 i कैप ऋण t i कैप, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन t j कैप ऋण 2 j कैप, फिर इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा धन 3 k कैप ऋण 2 t k कैप। फिर सदिश r बराबर हम इसे और इसे अलग से लिखेंगे तो आ जाएगा 1 i कैप ऋण 2 j कैप धन 3 k कैप। फिर हम इसे और इसे अलग से लिखेंगे और हम इसमें से t को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन t, फिर यहाँ पर ऋण i कैप धन j कैप ऋण 2 k कैप। तो यहाँ पर ये सदिश r बराबर सदिश a धन t सदिश b के रूप में आ गया, जहाँ पर यह सदिश a और यह सदिश b। फिर यहाँ पर हम इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश r बराबर s धन 1 i कैप धन 2s ऋण 1 j कैप ऋण 2s धन 1 k कैप। फिर सदिश r बराबर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा s i कैप धन 1 i कैप, फिर इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा धन 2s j कैप ऋण 1 j कैप, फिर ऋण का इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2s k कैप ऋण 1 k कैप। तो यहाँ सदिश r बराबर हम इसे और इसे अलग से लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 i कैप ऋण 1 j कैप ऋण 1 k कैप, फिर इसे और इसे अलग से लिखेंगे और हम इसमें से s को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन s, तो यहाँ पर आ जाएगा i कैप धन 2 j कैप ऋण 2 k कैप। और यहाँ पर a सदिश r बराबर सदिश a धन s सदिश b के रूप में आ गया, जहाँ पर यह सदिश a और यह सदिश b। तो यहाँ पर यह है हमारा सदिश b1, यह है सदिश b2, और यहाँ पर यह हमारा सदिश a1 और यह है सदिश a2। तो हम लिखेंगे यहाँ सदिश b1 बराबर ऋण i कैप धन j कैप ऋण 2 k कैप, और सदिश b2 बराबर i कैप धन 2 j कैप ऋण 2 k कैप। फिर यहाँ पर सदिश a1 बराबर 1 i कैप ऋण 2 j कैप धन 3 k कैप, सदिश a2 बराबर 1 i कैप ऋण 1 j कैप ऋण 1 k कैप। तो हम इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करेंगे, तो उसमें हमें सदिश b1 क्रॉस सदिश b2 की आवश्यकता होती है, तो पहले हम उसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा सदिश b1 क्रॉस सदिश b2 बराबर सारणी, यहाँ पर आ जाएगा i कैप j कैप k कैप। फिर हम यहाँ पर सदिश b1 के घटक को लिखेंगे जो है ऋण 1 1 ऋण 2, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 1 ऋण 2। फिर हम यहाँ पर सदिश b2 के घटक को लिखेंगे जो है 1 2 ऋण 2, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 ऋण 2। फिर यहाँ से बराबर
फिर हम इसका रो 1 के अंतिम प्रसारण करेंगे, तो पहले हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप, फिर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 ऋण, यहाँ पर ऋण 4, फिर ऋण का ऋण में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 धन 4, फिर हम 4 में 2 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऋण, यहाँ पर जे कैप, फिर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण, यहाँ पर ऋण 2, फिर ऋण का ऋण में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन 2, फिर हम 2 में 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 धन, यहाँ पर आ जाएगा के कैप, फिर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 ऋण, यहाँ पर 1, फिर हम ऋण 2 में 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आई कैप, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4, यहाँ पर जे कैप, फिर यहाँ पर ऋण 3, यहाँ पर आ जाएगा के कैप। तो अब हम दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करेंगे, जो होता है मॉड सदिश b1 क्रॉस सदिश b2 डॉट सदिश a2 माइनस सदिश a1 बटे सदिश b1 क्रॉस सदिश b2 का परिमाण, तो यहाँ से बराबर मॉड हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे जो है ये, तो हम आ जाएगा 2 आई के ऋण 4 जे के ऋण 3 के कैप डॉट हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसमें इसे घटाएंगे, तो हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 आई कैप, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, यहाँ पर जे कैप ऋण, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2, फिर यहाँ पर जे कैप, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो ये धन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, यहाँ पर जे कैप धन, यहाँ पर आ जाएगा 2 जे कैप, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन, यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर जे कैप, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण, यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा की कैप, फिर हम इसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी, हम आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक को वर्ग में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग धन, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 का वर्ग धन, यहाँ पर आ जाएगा ऋण, यहाँ पर 3 का वर्ग, फिर यहाँ पर बराबर मॉड हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो पहले हम 2 का 0 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर ऋण 4 का 1 में, फिर ऋण 3 का ऋण 4 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 धन, यहाँ पर आ जाएगा 12, फिर यहाँ पर करनी हम इनका वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 धन, यहाँ पर 16 धन, यहाँ पर 9, तो यहाँ से बराबर हम 12 में 4 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, फिर हम 8 में 0 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 बटे हम इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा करणी 29, तो यहाँ पर इनका मान 8 बटे करणी 29 है जो कि धनात्मक है, तो हम इसे बिना मॉड के लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 बटे यहाँ पर आ जाएगा करणी 29, तो यहाँ पर दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का मान है 8 बटे करणी 29।